तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने स्टॉक्स के प्रोग्राम में, जहां हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हल्के कर देने चाहिए और कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले हम आपको अपना कि निफ्टी का जो लेवल है मैंने आपसे शेयर कर लिया है, जिसमें हमने आज से एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया है इसको शेयर करने का, जिसमें निफ्टी स्पॉट एंड फ्यूचर दोनों साथ साथ आपके पास डेली बेसिस पर रहेगा, तो आपको इजी रह जाएगा कंपेयर करने में। तो आज का निफ्टी का जो प्रोग्राम मेरे को लग रहा है वो हमारा जो लो रेजिस्टेंस है, यही हमको लगता है कि हमारे लिए हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसके आसपास जा करके या 600 660 इसके बीच में जा करके निफ्टी अपना जो है बस वहाँ पे या तो साइडवेज हो जाएगा या बस गिरने का प्रोग्राम शुरू कर देगा। सेम हमारा बैंक निफ्टी का लेवल है। बैंक निफ्टी के अंदर में भी जो है बहुत ज़ोर मारेंगे तो ये 32,650 के आसपास है, यहाँ तक चला जाए और बस इसके पास ये धीरे, क्योंकि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली इसका चार्ट बेटर हो चुका है निफ्टी से, इसलिए ये मीडियम लेवल तक ही जा सकता है, जो कि यहाँ हमारे स्पॉट पे हाई रेजिस्टेंस लेवल पर जाता है। तो इधर जा कर के हमको साथ में दिक्कत देखने को मिल सकती है। ठीक है ना दोस्तों? तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम स्टॉक्स के चार्ट की। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अगले 5-7 दिन जो है बहुत तकलीफ वाले रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ रह सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी कुछ भी चेंज होगा तो हम भी देखेंगे, आपसे मैं शेयर कर दूंगा, नोटिफिकेशन डाल दूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ वाले रहने वाले हैं। इसीलिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजिशन वाले जो हैं वो, देखिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, 3 तरह की पोजीशन होती है। एक होती है हमारी कैश की पोजीशन, जो कैश में स्टॉक पड़े हैं। कैश में जो हमारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं या जिसको हम लेना चाहते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, ये वक्त आ गया है जहां आप उसको खूब आराम से ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ आप पोजीशन बढ़ा भी सकते हैं, हमें काटना नहीं है, बढ़ा भी सकते हैं। एक सेकेंड। जो हमारे हफ्ते 2 हफ्ते की पोजीशन है उसको भी एक बार हमको थोड़ा भी बाउंस मिलता है तो हमको उसमें से हल्का करने की ध्यान रखना है। और वो कौन से वाले स्टॉक है जिनको हल्का करना है, मैं आपसे वो बता देता हूँ। तो एक होती है जो बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम की पोजीशन, बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशन, 2-3 के तो स्टॉप लॉस हिट हो चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो रखे हुए हैं अभी भी, जैसे स्टील के स्टॉक है, ये है वो है, उनको भी हल्का करना बहुत ज़रूरी है। आज हमको जो है, क्योंकि हमको पोजीशन कैरी करके मंडे पे नहीं लेके जाना है। मंडे को ऊपर लेना पड़ेगा फिर ले लेंगे, लेकिन जो अभी दिख रहा है कि ये सामने हफ्ते वीक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके हाथ में एक चीज़ आई हुई है कि कोरोना वोरोना फैली हुई है, रोज़ नए केसेस बढ़ रहे हैं और नया हाई मार रहा है। अब लाख की जगह 2-2 लाख केस हो रहे हैं, तो उसको बढ़ाना चाहिए नीचे गिराने के लिए, और इसके बाद ऊपर जाने के लिए कोई सॉलिड रीज़न नहीं है ऐसे में जा सके। तो इस केस में मार्केट करती क्या है, वॉलेटाइल हो जाती है, क्योंकि नीचे जाना चाहती ही नहीं ज़्यादा। वो उसने पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते भी प्रूफ कर दिया। हम लोग पिछले महीने भर से देख रहे हैं नीचे जाना नहीं है इसको, इसलिए खून पीना है इसको, ये इसको नीचे नहीं जाना है। बस खून पीना तो, लेकिन हमको ऐसा ध्यान रखना कि खून मेरा ना पिए वो। हाँ, हम अपना क्यों खून दें उसको पीने के लिए, तो थोड़ा सा साइड होके रह जाएं तो अच्छा रहेगा। जिन स्टॉक्स में कोई ज़्यादा तरह की दिक्कत नहीं लग रही है उनकी पोजीशनें कुछ आप होल्ड कर सकते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, और कैश में बढ़ाना है बताई दिया आपको। ठीक है ना? तो कैश के स्टॉक तो देखो आज भी फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, जैसे शुगर के स्टॉक है, बलरामपुर चीनी है, वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। है काफ़ी स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। तो कैश के स्टॉक्स की अलग स्टोरी है। एफएनओ में होता क्या दोस्तों, वहाँ पोजीशन बनी भी है, कॉल पुट का लोगों की हाई पोजीशन ली होती है तो उससे प्रेशर क्रिएट होता है, और 5-7 दिन बाद तो एक्सपायरी होना है, तो उसके अंदर में जो भी पोजीशन रहती है एक्सपायरी में उसको कट होना है। तो उस चक्कर में क्या होता है ना, एफएनओ के स्टॉक्स जो होते हैं ना वो दिक्कतें पैदा करते हैं ऐसे माहौल में। कैश में तो क्या होता है, जिसके पास माल है वही बेच सकता है, वही, उसमें कोई शॉर्ट शूट तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए उस कैश के स्टॉक्स में कोई तरह की दिक्कतें नहीं है। और एफएनओ के स्टॉक्स में वैसे भी हम लोगों को रोल ओवर तो करना ही रहता है, तो हो सकता है हम रोल ओवर अभी कर बाद में करें, इससे पहले बेहतर है कि हम 4 दिन पहले कर लें। तो आज हम रोल ओवर नहीं करके आज 4 दिन पहले काट लेते हैं और अपने 1 हफ्ते बाद ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना? अब चार्ट पे चल पड़ते हैं। चार्ट पे चलने के पहले जो है मैं आपसे कुछ बात शेयर कर लेता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगेन।
सबसे पहला तो क्या है, जैसे लोग जिस तरह से जो हवा बना के रखे हैं कोरोना का, कि ये इतना टेस्टिंग केस बढ़ गया, सेकंड वेव बहुत डेंजरस है, ये वगैरह फलाना जो है। तो एक बात आपको ध्यान होगा दोस्तों, पिछले साल जब कोरोना आया था, उस समय हम लोग की शिकायत ये थी कि टेस्टिंग ही ठीक से नहीं हो रही है, टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। तो जब कम हो रही थी तो इसलिए रिज़ल्ट जो है बहुत लिमिटेड आ रहे थे, और जैसे-जैसे टेस्टिंग बढ़ते गई तो केसेस बढ़ते गए, और वो जाकर के 90-95,000 पहुँचने में उसको काफ़ी समय लग गया जो है। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं कि अब क्योंकि ये इतना ज़्यादा अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है इसकी, तो अब जिसको थोड़ा हल्का भी सर्दी-जुकाम भी होता है ना, तो वो टेस्टिंग कराने भाग जाता है जो है। तो टेस्टिंग कराने जाता है, और हमारे तो यहाँ के जो डॉक्टर्स को भी मालूम है कि जो टेस्टिंग है, हो रही है, इसमें करीब आधे आधे तो उसके अंदर में ठीक है ही नहीं रिज़ल्ट्स जो है। तो अभी हमारे ही घर में केस हुआ था, टेस्टिंग हुई, अ, उनको 2 बच्चियों को जो है पॉज़िटिव आ गया, और आने के 4 दिन बाद नेगेटिव भी आ गया। तो अब ये बताओ, ये अच्छा तमाशा हो के रखा है। लेकिन पॉज़िटिव आ गया, ये क्या होता है, हमारे रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाता है। तो रिकॉर्ड्स में दर्ज होने के कारण क्या होता है कि केसेस बढ़ते जाते हैं। दूसरा क्या हो रहा है, ये जो मीडिया है, इन्होंने भी बहुत गंदगी मचा रखी है। मैं एक्चुअली इस चीज़ के बिल्कुल भी फ़ेवर में नहीं रहता हूँ कि कोई भी चीज़ को ये लोग एक्स्ट्रापोलेट करके बताया गया है। ये लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि बहुत लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है स्टॉक मार्केट के अंदर में, तो उनको भी गिराने के लिए कुछ रीज़न और स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ते हैं ऐसे माहौल के अंदर में। तो वो ये सब चीज़ का मिसयूज़ कर लेते हैं, और मीडिया को जो है और ज़्यादा इसको बढ़ाने के लिए बोल देते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि जो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल पीपल है, जिनका कॉन्टैक्ट वगैरह है, जिनके पास थोड़े पैसे की कमाई है, उसको थोड़ा सर्दी-जुकाम भी हो गया ना, तो सीधा अपने आप को जो है रेफ़रेंस को लगा करके हॉस्पिटल के बेड-वेड को रिज़र्व करके रख लेता है। इससे होता क्या है, जिनको एक्चुअली प्रॉब्लम है, उनको तो मिल नहीं पाती है अपना इलाज कराने के लिए, और ये भाई साहब लोग लेकर के ब्लॉक करके छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही गलत है, इसमें थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। मेरा ये सभी दोस्तों से सुझाव भी रहता है भी, और जो जिससे भी बात करें वो कभी भी लोगों की बात या मीडिया की बात को सुन कर के बेमतलब का उस चीज़ को, और बोलते हैं ना जो हवन के अंदर घी डालने का काम ना करें। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो अब हम यदि इसको कंपेयर करें, तो ये जो सेकंड वेव है, ये कोरोना का क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम है ये। क्योंकि ये मैं पिछले दिसंबर से शेयर कर रहा हूँ मेरे सभी दोस्तों के साथ में, और जो भी मेरे से मिलते हैं, कि मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, जिस तरह से लोग केयरलेस हो गए थे। ना तो कोई डिस्टेंसिंग मेंटेन करता, ना कोई मास्क-वास्क पहनता। स्कूल में तो बच्चों को भेजते नहीं हैं, और कहते हैं कि हम बॉन्ड-वॉन्ड साइन करने पड़ेंगे, और दूसरी तरफ बच्चों को मॉल में खुला छोड़ रखे हैं। अभी बीच में क्रिसमस आया था। क्रिसमस में हमारे कलकत्ता में पार्क स्ट्रीट और लेक टाउन के पास में बहुत बड़ा क्रिसमस का जो है माहौल बनता है, तो वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। अब बताओ, ऐसे केस के अंदर में कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या होगा? दूसरा, सरकार ने भी देखा कि सब कुछ काबू आ गई है, तो उन्होंने शादी-ब्याह में रिलैक्सेशन कर दी। अब रिलैक्सेशन का लोगों ने मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। अब जो बच्चों की नई-नई शादियाँ हुई है, वो हनीमून पे जाते हैं, ले दे कर के उनको बचा क्या, सेशेल बच गया, या कोई 2-1 जगह और अब मेरे एकदम ध्यान से उतर रहा है, तो बाकी सब जगह तो मना ही है। दुबई के अंदर में भी लोगों ने जाने की चेष्टा करी, लेकिन वहाँ की सरकार बड़ी सख्त है। जहाँ वहाँ पे पहुँचने में भी टेस्टिंग वापस से करते हैं, और वहाँ पर यदि एक आपको पॉज़िटिव पा गया, तो आपको वहाँ पे 14-15 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन कर देते हैं। तो लोगों ने वहाँ पे जाना छोड़ दिया, तो वहाँ कंट्रोल होना शुरू हो गया। लेकिन जो हमारे बाकी जो हमारे जो जगह पे लोग जा रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ़ हनीमूनर्स नहीं जा रहे हैं, बल्कि जितने भी लोग मतलब जिनको भी थोड़ा-सा भी मौका मिलता है, सारे के सारे अपने पैकेज बनाकर एक ही जगह इकट्ठे पहुँच गए। ऐसे में क्या होता है, वो कंट्री भी बर्बाद होती है, और वहाँ से वो सारे रिटर्न आते हैं, तो यहाँ पर भी केस फैलाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की गंदगी फैली हुई है सब जगह। एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, पिछले साल ही 2020 में जब लॉकडाउन था, 2 महीने का सब लोगों ने घर में बैठ के अपने पूरे परिवार के साथ में एक तरह का हॉलिडे ही मना लिया। तो अब आपको क्या इतना उतावलापन है कि हमको बाहर जाना ही जाना है? क्या हम लोग 4-6 महीना और शांति नहीं रख सकते जो है? तो ये इन चक्करों में क्या हो रहा है, ये केसेस बढ़ रहे हैं। मार्केट भी इसको जानती है, जब मेरे जैसा एक आम आदमी इस चीज़ को समझ सकता है, तो मार्केट भी समझती है। मार्केट का काम करने का तरीका क्या है, उसको खाली ये मालूम चल जाना चाहिए कि अ, इसकी लॉन्जेविटी कितनी है।
तो ये सारा खेल 2-4 महीने का रह गया, तो उसके अंदर में जाके सारे निपट जाएंगे। अब जिस तरह से केसेस फैल रहे हैं, फिर से लोग जो है, सरकार जो पार्शियल लॉकडाउन लगा रही है, कहीं के पे लॉकडाउन भी कर दे रही है, वो ज़रूरी है लोगों का माइंड के अंदर में एक माइंडसेट को सेट करने के लिए, जैसे कि फिर से लोग थोड़े कंट्रोल मूवमेंट ले लें। और जितनी तेज़ी से ये बढ़ा है ना, उतनी तेज़ी से वापस से कंट्रोल में भी आ जाएगा फिर। लेकिन क्या है, क्या ये कोरोना का चक्कर पूरा इसी तरह चलता रहेगा? बिल्कुल नहीं। अक्सर देखा गया है, कोई भी पैंडेमिक आती है, उसका सेकंड वेव फर्स्ट वेव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसका रीज़न सिंपल यही है, केयरलेसनेस, ह्यूमन केयरलेसनेस, और कुछ नहीं है। तो ये है। दूसरी चीज़ हमने देखा, ये जो इस बार हुआ है, इस सर्ज के अंदर में डेथ रेट कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। वैसे तो जिनके घर में एक भी डेथ हुई है वो भी बहुत है, उसकी भी, अब उसके लिए तो उससे बड़ा दुःख का कोई बात नहीं हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली डेथ रेट बहुत कम है। तो हम जब डेटा की बात करते हैं तो हमको इमोशंस को साइड करने होते हैं और हमको डेटा के ऊपर ही डिस्कशन करना होता है, वो एक रैशनल अप्रोच है ये। तो ये एक चीज़ हो गई। उसी तरह से हमारा रिकवरी रेट भी जो है, वो लोग कभी भी मीडिया नहीं शो कर रही है। जितनी फास्ट से फैल रहा है, उतने ही फास्ट इसकी रिकवरी रेट भी है। मैंने पिछले वीडियो में शायद आपसे शेयर किया था, पिछले हफ्ते के वीडियो में, कि रिकवरी रेट और इसके अंदर में जो जिस तरह से फैल रही है, उसके अंदर में दोनों के कंपैरिजन करें तो रिकवरी इज़ मच मच फास्टर। तो ये है। तो अब इन चीज़ों से हमको क्या लगता है, एक और बात जो ज़रूरी रहेगी वो है, जैसे कोरोना है या कोई भी वायरस आती है, इनका भी एक अपना नेचुरल डेथ का एक प्रोसेस होता है। तो आने वाले 4-6 महीना में ये कोरोना जो है, इसकी भी अपनी नेचुरल डेथ हो जाएगी। और हमारी सरकार भी अब इस समय वेल इक्विप्ड है। पहले जब लास्ट ईयर कोरोना हुआ था तो किसी को पता ही नहीं था बीमारी क्या है। सबको लगा था एकदम डूम्सडे सिनेरियो आ गया है, जैसे कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ? आपको याद है, यही वक़्त था पिछले साल, मैं अपने सारे ग्रुप में बहुत ओपनली शेयर किया था, जब वो वक़्त भी नहीं रहा तो ये वक़्त भी नहीं रहेगा। तो सब कुछ स स समझ जाएगा। ऐसा कभी नहीं है कि पूरा दुनिया बर्बाद हो जाएगी, क़यामत का दिन आ गया है और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होती है। क्या होता है ना दोस्तों, जब हमारे मकान की लाइट जाती है ना, तो उसको आने में समय लगता है। मोहल्ले की जाती है, थोड़ी जल्दी आती है, और जब पूरे शहर की चली जाती है तो और जल्दी आती है। इस बार क्या हुआ था, पूरे विश्व की लाइट इकट्ठे चली गई थी। सभी जगह लॉकडाउन हो गया था। जो एक वैक्सीन को बनने में 4 से 6 साल लग जाते हैं, मैंने पिछले साल ही आपको इस समय कह दिया था कि मेरा मानना है कि दिसंबर से जनवरी में हमारे यहाँ पे वैक्सीन हम लोग को देख नए साल में हमको वैक्सीन देखने को मिल जाएगी। और वही हम लोगों ने देखा, वैक्सीन आ गई है। जब अब वैक्सीन लोगों को, पहला डोज़ तो काफ़ी जन को लग भी गया है, उससे भी जो है काफ़ी कंट्रोल हो जाए, जिसके कोरोना इन्फेक्शन भी हो जाती है ना, तो भी उनपे दिक्कतें काफ़ी कंट्रोल हो रही है। तो ये होता है सिनेरियो। तो हमको इसमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी सेकंड वेव आ गया तो अब फिर इंडिया का सिचुएशन खराब हो जाएगा। सरकार भी समझ चुकी है कि पिछली बार फुल लॉकडाउन करके देख चुका है, तो उसमें देश का कितना नुकसान होता है। पिछली बार तो उसने पूरा सारा खजाना खोल दिया था, क्योंकि जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राज किस पे करेगी। तो वो इस बात को नहीं कर सकती है। इसलिए फुल लॉकडाउन का तो दिमाग से निकाल दो दोस्तों। पार्शियल लॉकडाउन भी बड़े इस तरह के होंगे, जो खाली एक तरह से समझ लो कि अवेयरनेस क्रिएट करने वाली चीज़ होगी, और कुछ खास बात नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो अब ये जो है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप एक चीज़ ध्यान रखें, कोरोना को जो ये सेकंड वेव है, इसको लेके इस मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। मार्केट को एक बहाना चाहिए करेक्शन करने का, कभी वो लंबा खींच देती है इसको, और ये बहाना बना के रखा हुआ है। दूसरा, एक चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बंगाल में इलेक्शन है। जिस तरह से मैंने पिछले बार भी शेयर किया था, इस बार भी मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, यहाँ पे फुल मेजॉरिटी से आएगी। इतनी ज़्यादा सीटें तो ज़रूर रहेगी कि इसको किसी से लेना नहीं पड़े, बल्कि कोई पार्टी चाहे तो उसको 2-4-10 सीटें दे भी सकती है, इतनी मेजॉरिटी से आएगी। तो जब बंगाल में भी आ जाएगी, तो ये हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहेगा। तो इसीलिए इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हम देखेंगे, एक मार्केट में बहुत अलग तरह की हमको सर्ज मिलेगी। तो अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक हफ्ता अब हम काम नहीं करते हैं, तो हमको कोई खास बात नहीं है। अब एक बात और शेयर कर लें दोस्तों आपसे, मैं आपसे स्टॉप लॉस के बारे में चर्चा करता हूँ। तो स्टॉप लॉस का 2 कारण होता है। पहला तो होता है कि ये जो स्टॉप लॉस होता है, वो एक ऐसा एरिया होता है जिसके नीचे हमको वो स्टॉक या मार्केट हमको खराब लगती है। तभी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं कि यहाँ तक है तब तक ठीक है, कोई बात नहीं है। अब होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया,
स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं है, उसको हम हैप्पी लॉस बोलते हैं, क्योंकि वहाँ तक का लॉस मेरा समझा हुआ लॉस है। जब वो हैप्पी लॉस है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में जब मार्केट वापस स्टॉप लॉस के रेट ऊपर आ जाती है, तो हम बाई नहीं करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उस जगह पर क्या होता है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया बन जाता है। हम अक्सर स्टॉप लॉस हिट होते हैं उसको भूल जाते हैं और नए स्टॉक्स के तलाश में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा काम करने का एक बिगेस्ट जो है प्रॉब्लम है, हमारे हम आम आदमियों का भी है। तो ये आप एक बात को ध्यान में रखें, स्टॉप लॉस का मतलब है एक लक्ष्मण रेखा बन गई है। जैसे हमारा जो लक्ष्मण रेखा है इस लाइन के अंदर है तब तक हम सेफ है, उसके बाहर हम प्रॉब्लम है। तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, स्टॉप लॉस के ऊपर है माल मेरा, स्टॉप लॉस के नीचे है माल तुम्हारा। तो जैसे वापस स्टॉप लॉस के ऊपर आ जाएगा फिर से हमको बाई करना है, और लेकिन स्टॉप लॉस हमारे को मेंटेन करना है। आगे 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस हिट होंगे, हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या होगा, जिस दिन वो वहां से निकालेगा वो इतने मजे देगा कोई हिसाब नहीं, क्योंकि हमारा रिस्क रेशियो बहुत बढ़िया है। अब इस चीज को समझाने के बाद में मैं आपसे अब बात करता हूँ। अब आप अपने जो है पोजीशंस को थोड़ी लाइट रखना है। अब किस चीज़ को आप रख सकते हैं जिसको कोई जल्दी नहीं काटने की, वो आपको हम बता देते हैं। मेटल तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि मेटल को आपको काटने का ध्यान रखना है। मेटल में बहुत बड़ी तेजी आई है, तो आज जैसे बाजार हमको ऊपर खुलता है, मेटल भी थोड़े ऊपर खुले, ऐसा आसार लगता है खुलेगा, तो हमको फटाफट हमको उसके अंदर में अपनी पोजीशंस को एक बार निकल जाना है, चाहे जो कोई पोजीशन हमारी हो, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा आता है फार्मा। फार्मा में क्या है, हमको अब सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि कुछ एक में क्या है, अच्छी चाल आ चुकी है। पिछले हफ्ते जैसे हमने देखा कैडिला थी, सिप्ला थी, इसमें गिरावट आई लेकिन फिर भी ठीक थे। लेकिन ये दोनों उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि वहाँ थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो लेकिन बाकी जो है, मैं आपको हम लोग चार्ट में दिखा देते हैं आपको। एक सेकंड, एक तो एक्सपायरी का टाइम अभी आने वाला है, तो कॉल पुट जितने भी हमने लिए हैं ये बहुत फास्ट इसमें जो है गलने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो हमको आज हर उछाल के अंदर में कि हमारे को जो भी लॉस लग रहा है उसको एक बार भुगत लो, भुगत करके अपने घर में जितने बचते हैं उतने बचा करके ले आओ। तो सारे कॉल वॉल जितने भी हमने ले रखे हैं उसको हमको सब एक बार बराबर कर लेना है, ठीक है ना। जिसमें जिसमें जैसे मौके मिले जैसा मैं भी स्टॉक्स को शेयर करूंगा उसके हिसाब से आपको उसमें जिसमें जहाँ जहाँ जो लेवल्स आते जाएंगे आप वहाँ अपना कॉल से बाहर निकलते जाएंगे और फ्यूचर से भी बाहर निकलते जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे फार्मा की हम बात कर रहे थे, तो ये जैसे ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक है। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, अपने जो बढ़ चुके हैं सिप्ला। सिप्ला देखिए, ये अपना चाल एक काफ़ी हद तक जो है समझ लो एक स्मार्ट इसमें चाल आ चुकी है 740 से 914 का। तो अब ये कहीं ना कहीं जो है साइड बेस हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जो है कैडिला का है। कैडिला में भी हमारा जो है नीचे का लो जो था, जिस जगह मैंने आपसे कहा था कि डबल बॉटम बन गया है और ये अच्छा पोजीशन दे सकता है, तो यहाँ मेरे एक दोस्त है उसका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया था इसी जगह पर जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी थी, लेकिन उसको क्लियर बोल दिया गया था कि ये जगह फिर ठीक रहेगा, परंतु उसका बाई नहीं उसने बना लिया होता तो बहुत मजे आते, क्योंकि 410 रुपये से सीधा ये चाल ले गया 525 रुपये तक का। लेकिन क्योंकि ये इतनी बड़ी चाल ले लिया तो हो सकता है कि ये साइडवेज हो जाएगी। अब ये है ग्लैनमार्क, ये ग्लैनमार्क का चार्ट। अब ये कितनी खराब कैंडल बनाई, लेकिन क्योंकि इसमें करेक्शन यहाँ से खत्म करके निकला था तो इसलिए एक बड़ी गंदी कैंडल निकाल कोई फर्क नहीं पड़ता और कितना फर्स्ट क्लास निकाल करेगा। ऐसे ही हमारा ये है एल्केम, ये बहुत बढ़िया जगह पर है और बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, इसलिए इसको काटने की मेरे ख्याल से कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो फार्मा के अंदर एक हमारा एक और एलेम्बिक है। एलेम्बिक का भी सेम है, बहुत डबल बॉटम बना चुका है, चाल बड़ी आई नहीं है, फर्स्ट क्लास है। एक है डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी जो है इसमें क्या कुछ खबर वबर लगी हुई है, तो ये अपना जो है ना इतना अच्छा रिवॉर्ड जो है नहीं देगा। एक है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में इसमें अभी तक लंबी चौड़ी चाल नहीं है, तो हो सकता है आज ये अच्छी चाल दे दे, क्योंकि मार्केट उतार ऊपर जाना है, तो हो सकता है फार्मा का ये वाला जो स्टॉक है ये अपने को आज चाल दे दे। तो ये हमको ध्यान रखना है। और इसके अलावा लुपिन है, तो ये हमारा कल भी चला हुआ था, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा चाल अभी तक आया नहीं है। और एक्सटेंड फार्मा, इसमें भी कोई बहुत बड़ा चाल अभी तक आया हुआ नहीं है, ये अपना 565 से 6 इतना। तो ये, तो अब ये डिवीज है, कैडिला है, सिप्ला है, ये साइड वेज कर सकते हैं। इसको छोड़ करके बाकी अपने रख सकते हैं खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा
आईटी के अंदर हमने देखा था टीसीएस का रिजल्ट आने के बाद में एक अच्छी पिटाई हो गई इसकी, सबको लगा कि पता नहीं ये रिजल्ट कितने खराब आ गए एक्सपेक्टेशन से। तो अ, और पोजीशन कभी भारी होती तो गिरावट भी आती, नीचे आते हैं, आगे नीचे। अब उसके बाद उस दिन इन्फोसिस देखिए, इन्फोसिस जो है ये उस नीचे गिर आने के बाद यहाँ से कल कितना अच्छा रिकवरी किया है, ठीक है ना। तो नीचे इसको नीचे गिरा दिया, गिरा के यहाँ से रिकवरी किया। तो टीसीएस भी वैसे ही सेम है, रिकवर किया। तो आईटी वाले सारे गिरे हुए थे 2 दिन से, वो फिर चल गए। उसके चार्ट ठीक है, इसमें पोजीशन हल्का कर सकते हैं, एकदम बाहर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी ब्रॉडर मार्केट में प्रेशर बनता है तो होता क्या है कि हमारे पास में 8-10 स्टॉक पड़े हुए, उसमें 2-3-4 तो ऐसा जिसमें प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, स्टील वाला है, लेकिन बाकी 7-8 है जिनमें बहुत बड़ा फॉल आ गया, जैसे पिछली बार आया था। अब उस लॉस को कवर करने के लिए जो बंदे को बेचना पड़ा, तो अब हमारे 8 लॉट की बात है, किसी का से भी 800 या 8000 है, तो वो क्या करेंगे, तो इसलिए वो क्या करता है, उसको तो एक बार काटता है। तो इसमें इस तरह की प्रॉब्लम फॉल आती है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जैसे कैडिला का ही हमने देखा उस दिन इतनी जोर से गिरा, कोई कारण था क्या, नहीं था। तो उसको हल्के करने थे, जिसके पास बड़ी पोजीशन थी उसने माल बेचा, ये निकल गया जो है। तो आज इसमें कल हम देखे रिकवरी आनी शुरू हो गई। तो अब हमारे विप्रो के रिजल्ट आने हैं आज आईटी के अंदर, तो इसका भी चार्ट ठीक ठाक है। तो अभी एचसीएल टेक्नोलॉजी है, इसका भी चार्ट जो है ठीक है, देखिए इसका भी चार्ट फर्स्ट क्लास है। तो लगभग सारे आईटी में हमने देखा था ये 2 दिन इकट्ठा गिरा, सब अच्छा काम करके जो है निकला हुआ है। तो अब जाते जाते जो है समझ लो, अब जैसे कफोर्स का दिखा देते हैं, कफोर्स कफोर्स जो है ये गिरा, उसके बाद वापस ठीक निकाल दिया। अब माइंड ट्री जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट है, हो सकता है एक बार ये थोड़ा और नीचे गिर के यहाँ तक आ जाए, लेकिन फर्स्ट क्लास है। तो एचसीएल है, विप्रो है, टीसीएस है, ये सब सारे चार्ट ठीक है। तो मार्केट को ज़्यादा तो नीचे गिरना नहीं है, जब ज़्यादा नीचे नहीं गिरे, सारे यदि गिरेंगे तो फिर तो बाजार बहुत नीचे गिर जाएगा। अब यदि हमको लगता है कि 500-600 पॉइंट की गिरावट ज़्यादा है तो वो देख आपकी तकलीफ है, तो बाजार को ज़्यादा नहीं गिरना है। तो बाजार को यदि 14,100 तक आना, तो कल लगभग 500 पॉइंट के करीब बाकी रह गया यहाँ से। तो अब आईटी है, फार्मा है, ये मतलब कि समझ लो ऊपर खड़ा रह जाएगा। स्टील में अच्छी चाल आ गई है, उसमें प्रॉफिट अच्छा आ जाएगा, तो उसमें पोजीशन बना हुआ है तो उसको एकदम हल्का कर देना। तकलीफ जो है 4-5 दिन में जरूर आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है, तो उसको हल्का कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टॉक जिसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं लग रही है उसमें एक है रिलायंस। मुझे इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं लग रही है, आज भी इसकी कैंडल जो है ठीक ठाक है, हालांकि चाल ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन इसको वॉच करना पड़ेगा मुझे। और ये जिस हिसाब से करेक्शन पूरी कर चुका है ना, ये ऐसे ही सिनेरियो में बाहर निकलता है, क्योंकि जब ये इंडेक्स को संभालेगा और बाकी अपने करेक्शन को करेगा। तो एक तो उसने पहले परफॉर्म नहीं किया, ये कितने लंबे समय से देखो, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने से साइडवेज खड़ा हुआ है, इनफैक्ट 8 महीना, ये अपने यहाँ से जब फॉल करके ये, तो अब ये ऐसे सिनेरियो में बाहर निकलता है जब ये मार्केट अपने बाकी स्टॉक्स में करेक्शन निपटानी होती है, ठीक है ना। तो इसको हमको चाहे कम चाहे ज़्यादा मेरे हिसाब से अपने पास होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से गिरने को 150 रुपये है, मतलब बहुत बड़ी आफत भी मच गई ना, तो ये 1850 रुपये, तो यानी यहाँ से 150 रुपये है। लेकिन ऊपर के निकलना शुरू हुआ ना, तो यहाँ से 500-700 पॉइंट की तेजी पर आएगी। तो मेरे सारे दोस्त मेरे से पूछते हैं बराबर कि राजा होगा क्या होगा, राजा होगा क्या होगा। सर सबका अपना अपना एक समय आता है, पहले इसका वक्त था, ये पैंडेमिक के टाइम में। इस बार हमने देखा है कि लगभग जो लास्ट ईयर पैंडेमिक में हुआ था सब कुछ वैसा ही हुआ, तो जब सेम रिपीट हो रही है तो हो सकता है इसमें भी रिपीट हो जाए, ठीक है ना। तो हमारी तरफ से इसकी करेक्शन पूरी हो गई, भाव में भी हो गया, समय भी हो गया। अब कब चलना है ये इसका मर्जी है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। तो ये अच्छा टाइम है इसके अंदर, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है। 2 बार 3 बार ये आया था लेकिन गया नहीं, फिर वापस आ गया। तो अब ये जो है इसको अब ऊपर की लेग जो लगनी है ना, ये काफ़ी हद तक कंफर्म हो चुकी है, जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया है कि इसको ये लीड करेगा। तो अब मार्केट जब ऊपर चलेगी ना 4-5-7 दिन के बाद में, ब्रॉडर करेक्शन करने के
बाद जो है जब ऊपर भी चले जाएगी ना तो भी मार्केट तो नीचे वापस आएगी, लेकिन रिलायंस जो है ना ये उसको संभाल के रखेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। तो रिलायंस अब उस पोजीशन पर है कि हमको इसको जो है नहीं छोड़ना है। ठीक है ना। तो अब यही है कि अब जो है इसकी करेक्शन निफ्टी को, तो जैसे मेरा पहला भी मानना था कि 16, साढ़े 16, 17,000 तो जहाँ तक भी जाना है वहाँ तक जाता है, जाके वापस तो करेक्शन मारना है, क्योंकि ये जो करेक्शन है मेरे हिसाब से वो बड़ा वाला करेक्शन नहीं है। तो एक सेकंड। तो अब देखिए जो करेक्शन जिस तरह से दिखा रहे हैं ना, तो ये तो हम पहले आपसे 1 महीना पहले शेयर कर रहे थे कि हम उस जोन में एंटर कर गए, लेकिन ये समय वो नहीं है। ठीक है ना। अब ये कब गिराएगा ये तो हमको पता नहीं है। मैक्सिमम लोग इंडेक्स को देखते हैं, सब सोचते हैं कि निफ्टी नीचे आएगी तो हम बाई करेंगे, इंडेक्स नीचे आएगी तो हम बाई करेंगे। तो अब ये क्या कर रहा है, इंडेक्स को तो खड़ा कर दे रहा है और स्टॉक्स के अंदर जो करेक्शन करनी है उसको पूरा कर दे रहा है। जैसे रिलायंस की पूरी हो गई, भारती की पूरी हो गई, ये देखिए भारती है, भारती की पूरी हो गई। तो ये कल भी जैसे इतना गिरने के बाद वापस अच्छा जगह बना लिया। एस्कॉर्ट्स का मैंने आपसे कल शेयर किया था, ये देखिए। तो अब ये हमारा ये मानना था, तो ये इसका ये जो लेवल था 1400, 1200, 1180, 1180 कल मैंने आपको इस समय मैंने आपको दिया था। तो ये देखिए ठीक इसी जगह पर आ गया है और वही अपना अब ये जो है समझ लो मोटा मोटी 1195, ये ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये अपना समझ लो स्टॉप लॉस का जोन है, लेकिन ये गिरना नहीं है इसको। अब हमको इसमें कोई निकलने का हमको ध्यान नहीं देना है। अब इसके अलावा क्या है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। अब जैसे इंश्योरेंस वाले जो है जन हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, अब इनका लोगों का इसकी तरफ झुकाव बढ़ जाता है। तो अब ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं जो है स्पॉट आता है। तो अभी आने वाले समय में ये निकल लगेगा। तो जरूरी नहीं कि सारे गिरेंगे, तो हो सकता है गिरने के पहले ऊपर चले जाए। तो यहाँ तक तो इसको आने का पूरा इसका ढंग है। तो मैं इसको एक बार 1500 का इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये। ठीक है ना। तो 1500 तक तो इसको यहाँ से जाने का जगह कम से कम बनता है। जाना तो इसको इसके ऊपर भी है, जाना तो इसके ऊपर भी है। तो 1500 से 1600 में कहीं पे भी ये जा सकता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अच्छी चाल दे सकता है हमको, तो इसके अंदर हमको अपना पोजीशन बना के रखना है। ठीक है ना। हाँ, तो अब जैसे हम लोगों ने जो है एक सेकंड, तो अब जैसे मदरसन सुनी है, अब जैसे ये एकदम फर्स्ट क्लास खड़ा है, अभी ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। ये मैक्सिमम हो सकता है यहाँ तक आ जाए 195। ठीक है ना। तो ये हो सकता है ये मैक्सिमम यहाँ तक आ जाए 195 तक। तो ये इसको मैं स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, जो भी समझ लो, लेकिन ये स्टॉप लॉस नहीं है एक्चुअली, ये संभाल लेगा यहाँ पे और यहाँ पे चलेगा। अब जैसे भारत फॉर्ज है, भारत फॉर्ज ने जो है इसने दिखा दिया कि इसमें कमजोरी है, क्योंकि जो इसका ये लो बना हुआ है ये इसके लो के नीचे जो है ये पहले कभी भी नहीं गया है। तो अब ये इसके नीचे एक बार मार दिया था, अब इसके नीचे आज और नीचे मार दिया, तो आना चाहे तो ये यहाँ तक आ सकता है। तो अब ये एशियन पेंट है, अब जैसे ये है सबसे पहले इसने करेक्शन करी है, तो अब ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, तो ये अब ये ऊपर यहाँ से निकाल सकता है। तो अब क्या, अब मान लीजिए मार्केट ऐसा ना करे कि ये यहाँ से जो गिरता है तब तो फिर ये भी गिरेगा, बर्जर भी गिरेगा। ठीक है ना। तब फिर यदि अब ये गिर गया ना, तब फिर ये इसको ये जो लो बना है ना फिर इसके नीचे आना है इसको। तो अब इसका मतलब हमको देखते रहना है इसको। तो अब देखो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा वही बात है, हमको जड़ से उंगली नहीं करनी है। एक बार वेट कर लो 5-7 दिन के लिए। यदि हाथ में एशियन पेंट रखा है तो अपना इसी को स्टॉप लॉस पकड़ करके अपना रख लो। थोड़े लग गए कोई बात नहीं है, निकल जाओ। ठीक है ना। तो अभी ऐसा मुझे लगता नहीं कि गिरेगा, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा। एशियन पेंट सही जगह पर है। इसका कल का लो था 2544, तो आप 2500 समझ लो, स्टॉप लॉस 2500 का लगा लीजिए। ये 24, ये मैं इसको एक बार रिवाइज कर दूँ ये, और इसका सेकेंड स्टॉप लॉस है वो है 2450। ये हमारा फाइनल स्टॉप लॉस है, बस इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। तो अब जो दोस्त इसको यदि थोड़ा 100 रुपये का रिस्क ले सकते हैं तो इसको संभाल के रखे, नहीं ले सकते तो निकल जाए। ठीक।
ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये गिरता है तो ये भी गिरेगा, बर्जर भी गिरेगा, पैटर्न एकदम सेम है। ये देखिए, अब ये भी देखिए ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन अब इसका भी जैसे ये लो है, अब इसके नीचे इसको नहीं आना है, ठीक है ना। तो ये 680, ठीक है ना। तो ये है, तो ये बहुत दूर है यहाँ से, तो इसीलिए कोई बात नहीं है। अब बैंकिंग स्टॉक है जिसमें मुझे ज़्यादा मुझे करेक्शन नहीं लग रही है, वो है अपना बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है, मुझे लगता है कि इसकी करेक्शन जो है पूरी यहाँ पे हो जानी चाहिए। इसमें टाइम हो सकता है यहाँ पे निकाल ले, जो 7-8 दिन निकालने हैं, लेकिन इसको ही नहीं काटेगा, ठीक है ना। दूसरा कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक है, इसका भी सेम वही पोजीशन है। ये जो है अपना, अब इसका लो बन चुका है, इसके नीचे इसको काटना नहीं चाहिए ऐसा मुझे लगता है, ये अपना बना चुका है पोजीशन। तो अब ये अपना, मैं इसका ये 130 का बना लेते हैं इसको। ये इसका हमारा 130, इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। और उसी तरह से अब हमारा जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी अपना करेक्शन कर चुका है, तो ज़्यादा नीचे गिराने का जगह इसमें नहीं है। तो अब हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे ये लो हमारा था 1300, 1290 पकड़ लेते हैं। चलिए एक सेकंड लगता है, कुछ दिक्कत हुआ है। अब ये जैसे टाटा मोटर, अब ये एक बार वापस आता है एक जोन के आसपास, ये जो इसका लो बना है ये वाला 265, यहाँ तक एक बार वापस ये आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आ सकता है। तो अब हमको वेट एंड वॉच करना है, तो हमको यहाँ से भी एक बार अपनी पोजीशन निकाल देनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे अभी ये हमारा 280 का लो मारा है, तो ये हमारा 285 का स्टॉप लॉस, 286 का स्टॉप लॉस लगा करके फ्यूचर्स के अंदर में हम चाहे तो पोजीशन बनाए या ऊपर बाउंस आता है एक बार निकल जाए, ठीक है ना। अब एक हमारा है PFC, तो PFC का भी करेक्शन लगभग हो चुका है, इसका एक डिविडेंड आया था, तो इसका ये जो लो है 105 रुपये, 102 पकड़ लेते हैं, चलिए 102। तो लगभग थोड़ी थोड़ी जगह जो है सब में है। ये इसका स्पॉट का चार्ट हो गया, ठीक है ना। और उसी तरह से जो है एक अपना है REC, REC, तो एक बार ये जो है 116-17 तक ये आ सकता है ये, तो 116 स्पॉट रेट है ये, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ तक एक बार आ जाए, तो एकदम बिल्कुल सही है। अब इसका जैसे मैं रिट्रेसमेंट लगा के दिखा देता हूँ, ये अपना है तो 50% का रिट्रेसमेंट को संभाल लिया तो ठीक है, नहीं तो ये अपना 61% का रिट्रेसमेंट तक आ सकता है, ठीक है। अब गैस वाला अपना MGL, अब ये जिस तरह से घिसका के आ रहा है, ये एक बार अपना इस लो के आसपास आ जाएगा, ये मोटा मोटी लगभग 115 के आसपास ये आ जाएगा, ठीक है ना। और IGL है, अब ये जिस तरह से यहाँ काम कर रहा है तो आएगा नहीं, लेकिन इसको भी आना चाहिए, इसको अपने लो के आसपास आना चाहिए, लगभग 475। अब ये इसके अलावा है एक पेट्रोनेट, पेट्रोनेट जो है ये अब ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि नीचे 215 के आसपास तक ही आ जाए। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सब में जगह है, लेकिन मोटा मोटी कहानी ये है कि कहीं ना कहीं एक अब एक जगह स्टॉक M&M का स्टॉक है, ये बहुत अच्छी जगह से खींचा था ये, और इसमें भी जैसे ट्रैक्टर की स्टोरी ज़्यादा है, कंपनी अच्छी है, और ये जो है कहीं ना कहीं जो है ना, ये मेरे को लगता है M&M की तरह जो है, ये एस्कॉर्ट्स की तरह M&M पे ध्यान रखना है, और L&T की जगह भी बहुत अच्छी है, और मुझे नहीं लगता इसके नीचे ये नहीं आना चाहिए, और ये 1325 में पकड़ लेता हूँ एक बार, ये बहुत अच्छी जगह है, ये इसके नीचे नहीं आएगा।
और स्टेट बैंक मुझे लगता नहीं है नीचे आएगा। स्टेट बैंक जिस जगह पर है मुझे लगता नहीं आएगा, इसमें एक बार बल्कि ऊपर का बाउंस आएगा, ठीक है ना। तो ये 340, तो बैंकिंग में बस हम लोग कि बस ये मैक्सिमम 400-500 पॉइंट की स्टोरी है। ये एचडीएफसी बैंक भी देखिए पूरा नीचे गिर चुका है। ये कल भी जैसे ऊपर गया है, तो हो सकता है वापस रिटेस्ट करने यहाँ आ जाए ये लोग के पास, इस लाइन पर वापस आ जाए 1350 के करीब करीब, तो यहाँ एक बार आ जाए, एक इससे राउंडिंग करके फिर निकाल देगा। कोटक है वो एक बार नीचे मार देगा, ये जो लाइन बनी हुई है अब इसको टेस्ट कर लेगा, टेस्ट करके फिर ये निकाल देगा जो है। और उसी तरह से अब हमारा एचडीएफसी का जो मेन एचडीएफसी बैंक है, ये बहुत फर्स्ट क्लास है, अच्छी जगह पर है, इसमें भी उतनी नीचे आएगी नहीं, आना चाहे तो एक बार हो सकता है वापस यहाँ तक आ जाए, लेकिन फिर वापस निकाल देगा। तो अब हमको इसको इस हिसाब से देखना है। तो बाकी जो मैंने आपको बताया, आप एक बार हल्के होकर बैठना अच्छा है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गिरने को 5% भी गिर गए तो अपना तो एफ.एन.ओ के अंदर में बहुत बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो दो चीज़ को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब वैसे तो मार्केट लाइव चालू हो चुकी है, हमको पूरी तरह तो खाली बैठने नहीं, तो हमको बाद में बहुत लेफ्ट आउट फीलिंग होती है हमको, ठीक है ना। तो कौन से खबर के पर क्या कर दे ये जो है इसका हमें पता नहीं चलता है, कि टाइम तो इसका पूरा होने वाला है ना ये। तो अब ये पता नहीं 7 दिन बाद करेगा तो 2 दिन बचे हैं, मुझे नहीं पता। तो मेरे हिसाब से 4-5 दिन बचे हैं, लेकिन टाइम पूरा होने वाला है, ठीक है ना। तो पूरी तरह से खाली नहीं होना है हमको। अब तो फार्मा है ठीक है, जिसमें कंफर्ट लग रहा है उसको रखो बस, और जिसमें हैंडल कर सके आप, ठीक है, बाकी से एक बार बाहर निकल जाओ। और कैश वाली पोजीशन को तो बिल्कुल हाथ में नहीं लगाना है, क्योंकि हमको वापस ऐड करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब मार्केट शुरू हो गया है, मैं इसको यहीं स्टॉप कर देता हूँ, इतना ही काफ़ी है। वो हम लोग अपना ध्यान में रख के वैसे काम करें। ओके।